हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 हिंदी व्याकरण के 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पहला है बच्चों रस, दूसरा है छंद और तीसरा अलंकार, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में 2-2 नंबर के पूछे जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपका 6 नंबर क्लियर हो सकता है। तो बच्चों बहुत सारे बच्चे इसका डेफिनेशन और एग्जाम्पल नहीं याद कर पाते हैं, तो यहाँ पर हम ट्रिक के साथ इसे समझेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। और स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम काफी नजदीक है, तो ऐसे में आपको हिंदी की तैयारी अच्छे से कर लेनी है। ठीक है, तो हम व्याकरण के 3 महत्वपूर्ण टॉपिक को देखेंगे। तो बच्चों रस सबसे पहले हम देखेंगे। अब रस में क्या क्या आता है, इतने रस होते हैं आपके पास, श्रृंगार, वीर, हास्य, करुण, शांत। ठीक है, इसमें से हम 2 महत्वपूर्ण रस को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, डेफिनेशन के साथ। 2 नंबर आपका इससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बच्चों देखिए हम अलंकार में किसको देखेंगे। अलंकार में हम अनुप्रास अलंकार, यमक और उपमा अलंकार को देखेंगे। ठीक है, इन तीनों में से एक जरूर पूछा जाता है, तो आपका 2 नंबर यहां पर भी क्लियर होगा। एग्जाम्पल के साथ सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तीसरा देखिए बच्चों हम देखेंगे, ये क्या है स्टूडेंट, छंद है। ठीक है, तो छंद में स्टूडेंट चौपाई, दोहा, सोरठा, कुंडलियां होती हैं। ठीक है, तो हम दोहा और सोरठा के बारे में डिस्कस करेंगे, 2 नंबर का आपका। तो बच्चों समय ना नष्ट करते हुए चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों देखिए सबसे पहले हमारा आता है रस। अब रस में ट्रिक क्या है इसको समझिए। रस में एक स्टूडेंट शब्द आता है जिसका नाम है बच्चों अस्थाई भाव। ठीक है, अब सोच रहे होंगे अस्थाई भाव क्या है, यही इसका ट्रिक है बच्चों, अस्थाई भाव। ठीक है, रस का अस्थाई भाव होता है, जैसे कई रस तो होते हैं। अब देखिए बच्चों रस जैसे हास्य रस, करुण रस। ठीक है, तो हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है बच्चों, हास्य रस का अस्थाई भाव होता है हास। ठीक है, यही इसकी ट्रिक है, अभी मैं आपको बताऊंगा डेफिनेशन कैसे आपको इससे बनाना है। दूसरा देखिए बच्चों करुण रस का अस्थाई भाव होता है बच्चों शोक। ठीक है, और भी अगर आप रस के अस्थाई भाव जानना चाहते हैं तो उनको भी मैं आपको बता देता हूं बच्चों। अब श्रृंगार रस का अस्थाई भाव होता है रति। ठीक है, इनका भी आप डेफिनेशन इसी प्रकार लिख सकते हैं जैसे मैं अभी ट्रिक से बताऊंगा आपको। दूसरा बच्चों वीर रस का उत्साह, शांत रस का निर्वेद। ठीक है, तो देखिए कैसे आपको अस्थाई भाव से ट्रिक बनाना है, देखिए मैं आपको सिंपल बताने जा रहा हूं। तो देखिए स्थाई हम रस में 2 रस यहां पर डिक्लेयर करेंगे एग्जाम्पल के साथ। सबसे पहला रस आता है हास्य रस। ठीक है, तो हास्य रस को पहले हम डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। तो हास्य रस का डेफिनेशन मैंने लिखा है, उदाहरण मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों हास्य रस का डेफिनेशन क्या होता है, देखिए कैसे बनाना है आपको डेफिनेशन ट्रिक से। ठीक है, और ये आपको पूरे नंबर देगा। देखिए हास्य रस का स्थायी भाव हास है, मैंने आपको अभी ऊपर बताया डेफिनेशन में, आप यही लिखिए। ठीक है, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। देखिए डेफिनेशन आपका बन गया। ठीक है, ऐसे आपको अगर आप करुण रस का लिख रहे हैं तो करुण रस का स्थायी भाव शोक है, जब शोक नामक हास के स्थान पर शोक कर दीजिएगा। ठीक है, नामक स्थायी भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तो क्या होता है, करुण रस का निर्माण होता है। ठीक है, अब अगर बच्चों आपको वीर रस लिखना हो तो आप ऐसे डिफिनेशन बना सकते हैं, वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है, जब उत्साह नामक स्थायी भाव, ऐसे आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले हम डिस्कस करेंगे हास्य रस के बारे में। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप लोगों को समझ में आया, आप किसी भी डेफिनेशन को ऐसे बना सकते हैं, यही इसकी ट्रिक है। किसके जरिए, संचार यानी कि अस्थाई भाव के नाम से। ठीक है, जैसे यहाँ पर हास नामक अस्थाई भाव विभाव से संयोग करेगा। ठीक है, तो ऐसे आप लोग एक डेफिनेशन के जरिए सभी का ट्रिक समझ सकते हैं। अब बच्चों हास्य रस का एग्जाम्पल चलिए हम देखते हैं क्या है। तो स्टूडेंट इससे एग्जाम्पल देखिए क्या है, नाना वाहन नाना वेशा, बिहसे स्यों समाज निज देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। ठीक है, इस एग्जाम्पल को आप लिख सकते हैं हास्य रस में, अगर आपको और भी एग्जाम्पल्स पता है तो उनको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका हास्य रस क्लियर हो जाता है। तो आपको ध्यान देना है ट्रिक को कि अस्थाई भाव के नाम से आप ट्रिक बना सकते हैं कि हास्य रस का अस्थाई भाव हास है, जब हास नामक अस्थाई भाव विभाव, अनुभव और संचारी भावों से संयोग करता है तो हास्य रस कहलाता है। ऐसे आप लोग शोक भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है बच्चों इसका एग्जाम्पल, आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको अच्छे से कि नाना वाहन नाना वेशा, विहसे शिव समाज ने देखा, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिन पद कर को बहुपद बाहू। ठीक है, आप लोग इसको 10 बार अगर अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। बच्चों आप लोग अगर चाहे तो स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं। ठीक है, वैसे तो आपका डेफिनेशन से और उदाहरण से 1-1 नंबर यानी कि 2 नंबर दे दिया जाता है, लेकिन आप थोड़ा सा इसके बारे में स्पष्टीकरण भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखूंगा नहीं, आपको बता देता हूं क्या है बच्चों। यहाँ पर शिव विवाह के समय की पंक्तियां ये हैं। ठीक है, हास्यमय है। इन उदाहरण में अस्थाई भाव हास का आलंबन जो है शिव समाज है और आश्रय शिव है। ठीक है,
ऐसे आप लोग लिख सकते हैं उद्दीपन विचित्र वेशभूषा, तो आप लोग स्पष्टीकरण में ऐसे ही लिख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम लोग अब देखते हैं करुण रस को, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे अलंकार, फिर थोड़ा सा जो आपका छंद है, ठीक है, सभी को हम इस वीडियो में देखेंगे। तो बच्चों दूसरा रस हमारा आता है करुण रस। अब देखिए करुण रस भी वैसे लगभग लिखा है, करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। पहले आप डेफिनेशन में अस्थाई भाव लिख दिया कीजिए जैसे मैंने लिखा है, ठीक है, कि करुण रस का अस्थाई भाव शोक है। जब शोक नामक अस्थाई भाव विभव अनुभव और संचारी भाव से संयोग करता है तब करुण रस की उत्पत्ति होती है, ठीक है। सिंपल है, आप लोगों को केवल यहां पर शोक कर दिया गया है हास के जगह पर, ठीक है। आप किसी भी रस का ऐसे डेफिनेशन लिख सकते हैं। अब बच्चों बात आती है उदाहरण की, समझ में आया, ट्रिक आया, पैसे समझिए। देखिए बच्चों उदाहरण जो है इसका वो हम लिख लेते हैं। उदाहरण लिखते हैं, क्यों छलक, तो आप लोग मेरे साथ लिखिएगा, रहा दुख मेरा, रहा दुख मेरा, ठीक है। उषा के मृदु पलकों में, ठीक है। आप लोग ऐसे बच्चों लिखिएगा। आप लोग और भी अगर जानते हैं एग्जाम्पल तो उसको भी लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कि आप यही लिखिए जो आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो, ठीक है। क्यों हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या के की घन अलकों में, ठीक है। अब बच्चों आप लोग हमसे भी अच्छा लिखने की कोशिश कीजिएगा, हमें तो तेज लिखना था, ठीक है, मैंने लिख दिया आप लोगों के लिए। अब देखिए बच्चों इसका उदाहरण है, क्यों छलक रहा दुख मेरा उषा के मृदु पलकों में, हाँ उलझ रहा सुख मेरा संध्या की घन अलकों में। आप लोग थोड़ा भाव से इसको 2-4 बार 10 बार पढ़ेंगे, आपको उदाहरण स्पष्ट रूप से आ जाएगा। डेफिनेशन का तो मैंने ट्रिक भी बता दिया है, ठीक है, किसी भी का आपके डेफिनेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप स्पष्टीकरण लिख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको बोल देता हूँ, आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। स्पष्टीकरण तो आप लोग मैं बोल रहा हूं, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है, वैसे आपको नंबर दे दिया जाएगा। तो देखिए बच्चों करुण रस के स्पष्टीकरण में आपको क्या लिखना है कि इस पद में कवि ने अपनी प्रेयसी के विरह में रुदन का वर्णन किया है, ठीक है। इसमें कवि के हृदय का शोक अस्थाई भाव है, यहाँ प्रियतम आलंबन है और प्रेमी आश्रय है। कवि के हृदय के उद्गार अनुभाव है, अंधकार रूपी के पास तथा संध्या उद्दीपन है, ठीक है। आप ऐसे लिख सकते हैं स्पष्टीकरण को, ठीक है। वैसे तो आप इन दोनों को आसानी से समझ गए होंगे। बच्चों बात आती है अलंकार की। मैंने आपको बताया था कि रस में मैं आपको हास रस करुण रस बताऊंगा, अब मैं बताऊंगा अलंकार आपको। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का पूछा जाता है जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है। अब देखिए बच्चों अलंकार में क्या ट्रिक है, देखिए अनुप्रास अलंकार सबसे पहले आता है, ठीक है। मैं आपको 3 अलंकार बताऊंगा। तो देखिए अनुप्रास अलंकार कैसे याद करेंगे, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां अलंकार कौन सा होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। बच्चों अगर एक ही वर्ण बार बार आ रहा है तो वहां पर आपका कौन सा अलंकार होगा, अनुप्रास अलंकार, ठीक है। उदाहरण मैं आपको बता देता हूं इसका। देखिए बच्चों इसका उदाहरण बहुत ही सिंपल सा है, मैं लिख देता हूं, चारु चंद्र की चंचल किरणें, ठीक है, खेल रही थी जलथल में, खेल रही थी जलथल में। बच्चों बहुत ही सिंपल सा ये आपका है, कैसे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। कितना सिंपल है बच्चों। अनुप्रास अलंकार में क्या होगा, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तो वहां अनुप्रास अलंकार होगा। देखिए इसमें चा जो आ रहा है बच्चों, चारु चंद्र की चंचल, ठीक है, चा जो है कई बार आ रहा है, अतः यहां अनुप्रास अलंकार है, ठीक है, समझ में आ रहा है। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में। अब बच्चों यहां पर आपका हो जाता है अनुप्रास अलंकार। आप भी लिख सकते हैं और भी कि कानन कठिन भयंकर भारी घोर घाम हिमवारी बिचारी, ठीक है। तो ऐसे आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर बताया सिंपल एग्जाम्पल। अब देखो स्पष्टीकरण यहाँ पर लिखना होगा, आप लोग छोटा सा लिख दीजिएगा। क्या लिखना आपको कि इन पंक्तियों में चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। बस इतना सा लिखना है आपको। चा वर्ण की बार बार आवृत्ति हुई है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार। यानी कि स्पष्टीकरण में आपको लिखना होता है कि उदाहरण में आपने क्या बताया है, तो जैसे चा वर्ण की बार बार यहाँ पर आवृत्ति हुई है तो ये अनुप्रास अलंकार है, ठीक है। तो अनुप्रास अलंकार आया समझ में, जब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। चलिए बच्चों हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे अलंकार पर, वो क्या है। तो स्टूडेंट हमारा दूसरा अलंकार है यमक अलंकार। अब यमक अलंकार या अनुप्रास अलंकार और जो मैं आपको बताऊंगा तीनों में से एक ना एक पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोग
क्लियर कर लीजिए। यमक अलंकार क्या होता है बच्चों? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता है और उसका भिन्न भिन्न अर्थ हो, ठीक है, तो वहां यमक अलंकार होता है। बच्चों ये यमक अलंकार जो मैंने लिखा है इसको आप ब्लैक पेन से लिखिएगा ताकि अच्छा लगे, ठीक है। तो सिंपल है, अगर बच्चों एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए किसी पंक्ति में, ठीक है, और भिन्न भिन्न अर्थों में प्रयुक्त हो, यानी कि उसका अर्थ भी भिन्न भिन्न हो, तो वहां यमक अलंकार होता है। अब बच्चों यहां पर आप इसे डिफिनीशन से अच्छे से समझ सकते हैं, ठीक है, यमक अलंकार को। जिसे देखिए बच्चों, काली, ठीक है, घटा का घमंड घटा, ठीक है, समझ में आया? काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल, ठीक है, और तारक वृंद खिले, ठीक है। सिंपल है बच्चों, आपको इसे समझ में आ गया होगा। क्या है बच्चों, यहां एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आ रहा है और इसके भिन्न भिन्न अर्थ है। अभी मैं आपको समझाऊंगा कैसे भिन्न भिन्न है स्पष्टीकरण में। देखिए, काली घटा का घमंड घटा, देखिए घटा शब्द दो बार आया है, ठीक है, और नभ मंडल तारक वृंद खिले। तो बच्चों आप स्पष्टीकरण में क्या लिखिएगा कि इसमें घटा शब्द दो बार आया है, ठीक है, यहां पर भी आया, यहां पर भी आया है। अब देखिए, और दोनों स्थानों पर अर्थ भिन्न भिन्न है। अब कैसे भिन्न भिन्न है इसको तो भी बताना पड़ेगा बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहां पर घटा का जो शब्द है वो है बादल, ठीक है, तो आप लोग यहां पर लिख सकते हैं बादल। और एक घटा का शब्द है बच्चों घट गया, इसका अर्थ है स्टूडेंट घट गया, ठीक है, घट गया या फिर कम हो गया। काली घटा का घमंड घटा, नभ मंडल तारक वृंद खिले, ठीक है। तो स्पष्टीकरण में आप सिंपल लिखिए, इसमें घटा शब्द जो है दो बार आया है और दोनों स्थानों पर अर्थ भिन्न भिन्न है। एक का अर्थ है बादल, इसका अर्थ है बादल, और इसका अर्थ है घट गया, इसका अर्थ है घट गया। सिंपल है, बोलने पर भी लग रहा होगा कि काली घटा का घमंड घटा, काली बादल का घमंड घट गया, ठीक है। तो ऐसे आप लोग बच्चों लिख सकते हैं, सिंपल है, मैं आपको समझा रहा हूं। अब देखिए बच्चों, आपका तीसरा आता है अलंकार, वो है उपमा अलंकार। अब इसको भी हम समझ लेते हैं, जब सबको समझ लिया है, ठीक है। जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। बच्चों क्या किया जाए, जब उपमेय में उपमान का, ठीक है, उपमेय क्या है बच्चों, जिसकी तुलना की जाए, उपमान क्या है, जिससे तुलना की जाए, ठीक है। तो जब उपमेय में उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। या फिर आप लिख सकते हैं, जब किसी वस्तु की उसकी समानता के आधार पर तुलना की जाए तो वहां उपमा अलंकार होता है। बच्चों अब हम समझते हैं इसको उदाहरण से, ठीक है, उदाहरण सबसे अच्छा होता है आप लोगों के समझने के लिए। तो देखिए बच्चों, इसका उदाहरण हम लिख सकते हैं, हरि पद कोमल कमल से, हर पद कोमल कमल से, ठीक है। तो बच्चों ये है आपका एक सिंपल सा और प्यारा सा उदाहरण। अब बच्चों इसमें है क्या, समझिए, मैंने आपको बताया कि जहां जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए, देखिए उपमेय क्या होता है बच्चों, जिसकी तुलना की जाए। देखिए हरि पद की तुलना की जा रही है, जो हरि जी का पद है, पैर है, उसकी तुलना कमल से की जा रही है। तो यहां पर हरि पद जो है बच्चों ये है उपमेय, ठीक है। तो मैं यहां पर लिखा हूं आप लोगों के लिए, स्पष्टीकरण में आपको यही लिखना होता है बच्चों। उपमेय क्या है, तो उपमेय है बच्चों हरिपद, यानी कि हरि जी का कोमल, हरि का पैर, ठीक है। अब बच्चों देखिए उपमान क्या है, यहां पर जिससे तुलना की जाए, तो कमल से तुलना की गई है, तो कमल उपमान है, ठीक है। आप लोग स्पष्टीकरण में यही लिखिएगा। वाचक शब्द क्या है बच्चों, से, जो इन दोनों में समानता प्रकट कर रहा है उसे वाचक शब्द कहेंगे, ठीक है। साधारण धर्म क्या है, कोमलता, जो इनकी बच्चों विशेषता है उसको हम लोग कोमल साधारण धर्म से लिखते हैं, कोमलता है इनकी विशेषता, ठीक है। तो समझ में आया उपमा अलंकार क्या होता है, जब उपमेय और उपमान की समानता के आधार पर तुलना की जाए, यानी कि दोनों की तुलना की जाए। जैसे हरि के पैर की तुलना कमल से की गई है, अतः यहां है बच्चों उपमा अलंकार, ठीक है। तो समझ में आया। ऐसे आप स्पष्टीकरण में भी ऐसे लिख सकते हैं, उपमेय है हरिपद, उपमान है कमल, वाचक है से, साधारण धर्म है कोमलता। तो बच्चों आई होप कि आपको ये अलंकार भी समझ में आ गए होंगे। अब हमारा लास्ट स्टेप आता है बच्चों, वो क्या है, वो है छंद। देखिए छंद, अब छंद क्या होता है बच्चों, छंद में मैंने आपको बताया दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलियां ये सब आती हैं। तो सबसे पहले हम आज डिस्कस करने वाले हैं दोहा पर, ठीक है। तो बच्चों दोहा के बारे में मैं आपको ऑलरेडी भी बता चुका हूं, लेकिन मैं आपको इसमें पूरा वीडियो आपको समझाऊंगा। ये भी आपके 2 नंबर का पूछा जाता है छंद, ठीक है। दोहा या सोरठा आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं और कुंडलियां भी पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो मैंने आपको एक बताया वो भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, जैसे चौपाई। तो देखिए बच्चों आज हम डिस्कस करेंगे इसमें 2 इंपॉर्टेंट छंद पर। सबसे पहला है दोहा, ठीक है। इसकी जो मात्राएं गिनना होता है, बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन मैं आपको वो भी बताऊंगा। देखिए बच्चों दोहा होता है, दोहा अर्ध सब मात्रिक छंद है, ठीक है।
दोहा जो है बच्चों अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसमें कितने चरण होते हैं बच्चे? 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। बच्चों दोहा और सोरठा जो होता है लगभग सेम होता है, बस केवल क्या होता है यहाँ पर 13-13 के स्थान पर 11-11, यहाँ पर 11-11 के स्थान पर 13-13। बहुत सारे बच्चे फंस जाते हैं, लेकिन चिंता मत कीजिए, समझिए। दोहा बच्चों होता है, दोहा अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है। इसमें 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, ठीक है, और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। ट्रिक कैसे समझेंगे बच्चों? दोहा, दोहा के सामने वाला जो अक्षर है बच्चों दो है, ठीक है। क्या है? दो। और बच्चों जो आपका पहले चरण में मात्रा आता है वो है 13, तो इसके सामने वाले चरण में क्या है? 3। 13 3 भी 13 से आता है, ठीक है। तो इससे आप लोगों को क्या होगा कि दोहा जो है बच्चों 2 के बाद 3 आता है, यानी कि सबसे पहले आपकी 13-13 मात्राएं होंगी। शायद ये आपको ट्रिक अच्छा ना लगे, लेकिन बच्चों कुछ तो ट्रिक आपको समझना चाहिए ताकि आप दोनों में डिफरेंस कर सके। देखिए दोहा के आगे 2 आता है, उसके बाद में 13 के आगे 3 आता है, तो 3 का मतलब हुआ कि दोहा का जो पहला चरण होगा और तीसरा, उसमें 13 मात्राएं होंगी, ठीक है। तीसरा चरण में 13 मात्राएं, तीसरे चरण में 13 मात्राएं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग थोड़ा सा ट्रिक अपने तरफ से भी बना सकते हैं, तो इतना तो आप कर सकते हैं बच्चों। अब देखिए बच्चों उदाहरण क्या हो, उदाहरण मैंने लिख लिया है ताकि आप लोगों को ज्यादा समय नष्ट ना हो। देखिए बच्चों क्या है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सुई, जातन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई, ठीक है। तो ये है बच्चों इसका एग्जाम्पल। बच्चों मैंने आपको बताया कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होंगी। तो ये है बच्चों पहला चरण, ये दूसरा चरण, ये तीसरा चरण, ये चौथा चरण। अब देखिए अभी वही आएगा जो मैंने आपको ऊपर बताया है। बच्चों आप इस दोहा के उदाहरण के स्थान पर कोई दूसरा भी लिख सकते हैं। रहमन पानी लाखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानिस चून। कुछ भी आप जो आपको अच्छा लगे वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए बच्चों दोहा का अब हम गिनना शुरू करते हैं मात्रा। तो बच्चों ये माँ है, इसके ऊपर एक मात्रा लगा, यानी कि यहाँ पर 2 मात्राएं होंगी। 2 को हम इस प्रकार से लिखेंगे, ऐसे मत लिखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से लिखिएगा। री में भी 2 है बच्चों, क्योंकि री पर त्रा पर बड़ी ई का मात्रा लगा है। भा केवल अकेला है तो 1 है इसमें मात्रा, इसमें भी 1 है। इसको हम 2 कहेंगे बच्चों, इसको 1 कहेंगे, दोनों में अंतर देख लीजिए। और इसको भी बच्चों 2 है, क्योंकि बा पर आ का मात्रा लगा है, धा पर आ का मात्रा 2, और हा केवल है तो 1, रव है बच्चों तो 2, ठीक है। गिनिए मात्राएं, अभी मैं गिनूंगा। और इस पर देखिए रा पर बच्चों 2, धा पर 2, क्योंकि आ का मात्रा लगा है, ना पर 2, गा पर 1, री पर 1, ठीक है। रा पर छोटी का मात्रा स्टूडेंट, इसलिए इस पर क्या होगा? 1 होगा। सोई पर 2, ई पर 1, ठीक है। जो आगे बढ़िए, जा पर 2, ता पर कितना? 1, ना पर 1, की पर 2, जहां पर 2, ठीक है। और ई पर बच्चों आपका कितना होगा? 2 होगा, ई है, ठीक है। और पा पर होगा बच्चों 1, और रे पर आपका होगा बच्चों 2, ठीक है। श्याम पर होगा स्टूडेंट आपका 2, यहां पर 2 रहेगा, श्या पूरा मिलाकर, ठीक है। और मुंह पर रहेगा बच्चों 1, ठीक है। हा पर 1, रा पर 1, ता पर 1, दू पर 1, ती पर 1, ठीक है। अब दू पर यहाँ पर 1, ती पर 1, और हो पर बच्चों 2, और बड़ी ई पर आपका, छोटी ई यहाँ पर रहेगा स्टूडेंट हुई पर, तो आप लोग यहाँ पर 1 लिखिएगा, ठीक है। तो इतने आप लोग ऐसे मात्राएं बता सकते हैं। देखिए मेरी भव बाधा हरो, इसमें कितनी मात्रा है? 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13। तो मैंने आपको बताया था कि पहले चरण में आपकी 13 मात्राएं होंगी। दूसरे चरण में देखिए राधा नागर सोई में 2, 2, 4, 2, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 11, इसमें हो गया 11 मात्रा। समझ में आ रहा है? सिंपल है बच्चों। पहले और तीसरे चरण में भी देखिए 13-13 होंगी। ये तीसरा चरण आता है बच्चों, इसमें क्या? 2, 1, 3, 1, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10, 11, 2, 13, इसमें भी 13 है। तो पहले और तीसरे चरण में कितनी है? 13-13 मात्राएं। और दूसरे और चौथे चरण में गिन लेते हैं, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, 1, 8, 2, 10, 11, तो 11 इसमें हो गया। यानी कि पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होंगी, वो दोहा होगा। तो देखिए बच्चों, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सुई, जा तन की झाई परे श्याम हरित दुत हुई, ठीक है। सिंपल सा एक एग्जाम्पल है, याद कर लीजिएगा, और ऐसे आप लोग इसकी जो है काउंटिंग करिएगा। चलिए बच्चों, हम आगे बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक पर, जो कि है छंद का दूसरा टॉपिक, सोरठा। तो बच्चों हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट छंद है सोरठा। दोहा और सोरठा में से एक पूछा जाता है। तो देखिए बच्चों, सोरठा क्या है? वो भी लगभग इसी की तरह है, बस इसका थोड़ा सा उल्टा है मात्राएं, ठीक है। कैसे? देखिए
सोरठा अर्धसममात्रिक छंद है, ये भी अर्धसममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसमें भी 4 चरण होते हैं जो उसमें था। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, बस यहीं पर डिफरेंस है। उसमें पहले और तीसरे में 13-13 थी, इसमें पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, तथा दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। इसके दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होंगी, उसमें इसका जस्ट उल्टा था। ठीक है, तो समझ में आया। सोरठा भी अर्धसममात्रिक छंद है, इसमें भी 4 ही चरण होंगे, पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 13-13 मात्राएं होंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम इसका उदाहरण देखते हैं। उदाहरण सब में इंपॉर्टेंट होता है, तो उदाहरण को हम देखेंगे जरूर से। तो देखिए बच्चों क्या होता है, उदाहरण जो है इसका मैंने लिखा है, राम स्वरूप तुम्हार वैन अगोचर बुद्धि पर अविगत अकथ अपार नेत नेत नित निगम कहे। सिंपल सा एग्जाम्पल है, 2-4 बार आप एग्जाम्पल्स को एक बार पढ़ लीजिए, समझ लीजिए, सुबह उठकर पढ़ लीजिए, आपको आसानी से याद हो जाएगा। बच्चों राम स्वरूप तुम्हार, ठीक है, ये है आपका क्या, सोरठा। अब इसकी भी हम काउंटिंग करेंगे। देखिए पहले और तीसरे में 11-11 आनी चाहिए, तो देखिए 2, 1 3, 1 4 और रू है बच्चों 2 6, 1 7 और 1 8, 2 10, 1 11। देखिए पहले में 11 आ गया। अभी मैं आपको फिर से गिनकर बताऊंगा, 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 और 2 10 और 1 11 1 12 1 13। ठीक है, आ गया। अब देखिए बच्चों 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 2 10 1 11, सिंपल है। उसके बाद देखिए बच्चों नेति में कितना होगा, यहाँ पर आप लोग समझिए 2 1 3 2 5 1 6, ठीक है, 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 1 12 1 13, तो इसमें 13 आ गया। बस बच्चों आपको ऐसे ही करना है। देखिए पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा गिनिए, 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11, सिंपल है। दूसरे में देखिए बच्चों पहला चरण होगा, अब चौथे में गिन लीजिए, क्योंकि पहले और तीसरे में, सॉरी स्टूडेंट, तीसरे में, ये पहला है ये तीसरा है, तो तीसरे में देखिए 11 होना चाहिए। 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 7 8 2 10 1 11, दोनों सिंपल है। पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे में देखिए 1 1 2 1 3 1 4 2 6 1 7 1 8 2 10 1 11 1 12 1 13, 13 मात्राएं, और इसमें 2 1 3 1 2 5 1 6 1 7 1 8 1 9 1 10 1 11 12 13, 13 मात्राएं। तीसरे, पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं, उन्हें हम कहते हैं बच्चों सोरठा। समझ में आया? तो ऐसे आप लोग काउंटिंग कर लीजिएगा जिस प्रकार से मैंने किया है। तो वीडियो के लास्ट में मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो बच्चों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि आपको अच्छे अच्छे कंटेंट यहाँ पर मिलते रहेंगे। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। स्टूडेंट अगर आपकी कोई और भी क्वेरीज है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कह सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो स्टूडेंट इस वीडियो में फिलहाल इतना है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके